Hi there, welcome back. This is Gaurav Kabra and welcome to the channel. CFA Level 1 का समरी वीडियो एज यूजुअल आपके सामने आ गया है और पोर्टफोलियो की ये थर्ड रीडिंग है. इसका नाम है पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 2. ऑब्वियसली दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो दैट वी हैव अपलोडेड और वो आपने देखा होगा, मैं ये मान रहा हूँ. आज हम लोग पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न में ही आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कवर करनी है. ये ऑब्वियसली एक एडवांस्ड लेवल क्लास है एंड उन्हीं को रिकमेंडेड है जिन्होंने ये पार्ट्स या फिर ये सब चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं. ऑब्वियसली एक समरी वीडियो है और इस अपने वीडियो की एक लिमिटेशन है. अगर आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ही पढ़ना चाहते हैं तो आई वुड रेकमेंड टू एनरोल फॉर द वीडियो कोर्स rather देन जस्ट लुकिंग आफ्टर द समरी वीडियोस. बात बाकी जिन्होंने पहले से प्रिपेयर कर रखा है एंड जिनके एग्जामिनेशन आने ही वाले हैं उनके लिए डेफिनेटली ये वीडियो कोर्स या ये समरी वीडियोस एक्चुअली बहुत फायदेमंद होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी उद्देश्य यही है कि जिनको पता है बस उनके लिए मैं कम समय में ये पूरा समराइज करा पाऊँ. सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ लर्निंग आउटकम ए एंड लर्निंग आउटकम ए में सबसे पहले आपके सामने जो है वो है CAL कैपिटल एलोकेशन लाइन. वेल कैपिटल एलोकेशन लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये कैसे बनती है ये आपको समझ में आ रहा होगा. कैपिटल एलोकेशन लाइन इज बेसिकली a mixture of a risky asset portfolio plus risk free asset. So if you make a portfolio which comprises of a risky asset portfolio and a risk free asset, तो दोनों का जो आपस का relationship है वो उसे एक linear line में convert कर देता है. This risk return relationship is now linear and that is represented through a straight line known as CAL. So CAL वो line रही जहाँ पे risk free rate और risky asset दोनों का portfolio बन रहा है. अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि हमारे लिए ऑप्टिमम पोर्टफोलियो क्या होगा. तो देखो हमारा ऑप्टिमम पोर्टफोलियो डिपेंड करता है हमारे इनडिफरेंस कर्व पे. सो इनडिफरेंस कर्व और CAL जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करें या फिर मैं कह सकता हूँ जो टेंजेंसी पॉइंट है दोनों के बीच का, वही हमारे लिए हमारा ऑप्टिमम पोर्टफोलियो डिसाइड करेगा. नाउ एट दिस लेवल वी विल गेट टू नो कि हमें कितना एसेट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन रिस्क की पोर्टफोलियो और कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन रिस्क फ्री पोर्टफोलियो. सो दिस पॉइंट विल हेल्प अस नो इट. तो ये चीज आपको सेकंड पॉइंट में देखने को मिल रही है दैट योर ऑप्टिमम इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इज एक्चुअली डिफाइंड बाय द पॉइंट वेयर इंडिफरेंस कर्व इज एक्चुअली टेंजेंट टू द ऑप्टिमम या ऑप्टिमल LAC सॉरी CAL. गॉट द पॉइंट. तो ये है अपना पूरा का पूरा यहाँ पे हिसाब किताब लर्निंग आउटकम ए का एंड ये बहुत सिंपल है. आगे बढ़ते हैं लर्निंग आउटकम बी में. तो लर्निंग आउटकम बी में सबसे पहले आपको ये समझना है कि CML क्या होता है. तो देखो CML इज नथिंग बट CAL, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अजम्पशन ले लिया जाता है दैट ऑल द इन्वेस्टर्स इन द मार्केट आर हैविंग होमोजेनियस एक्सपेक्टेशंस और उसी को अगर आप मिक्स कर दो यहाँ पे देन इट बिकम्स CML. सो CML इज बेसिकली कैपिटल मार्केट लाइन रादर देन एलोकेशन लाइन एंड दैट्स इट. और कुछ इसमें खास नहीं है. CAL प्लस होमोजेनियस एक्सपेक्टेशंस ब्रिंग अप CML. सेकेंड पॉइंट में हम लोग वही चीज देख रहे हैं कि किस तरह हमारा एक मार्केट पोर्टफोलियो डिटरमाइन होता है एंड उसके बाद में बोरोड एंड लेंडिंग पोर्टफोलियो दोनों का कॉन्सेप्ट भी यहीं पे डेल्ट है. तो देखो ये आपका है एफिशिएंट फ्रंटियर जो आपको दिख रहा है. जिस पॉइंट पे आपका एफिशिएंट फ्रंटियर और आपका CML बोल लो जहां पे भी ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही हमें डिसाइड होता है व्हाट इज अवर मार्केट पोर्टफोलियो. नाउ दिस मार्केट पोर्टफोलियो हैज अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिग्मा m एंड एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ERM. ओके, गॉट द पॉइंट. तो ये है अपना वो पॉइंट. अच्छा, इस पॉइंट पे ऐसा भी समझा जा सकता है दैट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर 100% इन्वेस्टेड इन मार्केट पोर्टफोलियो एंड 0% इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री एसेट. गॉट द पॉइंट. यू आर 100% इन्वेस्टेड इन मार्केट पोर्टफोलियो एंड 0% इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री एसेट. दिस पॉइंट कैन बी नोन एज दैट लेवल. अब इसके लेफ्टवर्ड यानी कि इस लेंडिंग पोर्टफोलियो वाले सेक्शन का क्या मतलब होता है. इसका मतलब ये होता है दैट यू हैव इन्वेस्टेड सम पोर्शन इन रिस्क फ्री एसेट. ठीक है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है और बाद बाकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट मार्केट पोर्टफोलियो में भी है. तो ये लेंडिंग पोर्शन डिसाइड करता है. वहीं पे अगर मैं बोरोड पोर्टफोलियो की बात करूं तो यहां पे बेसिकली जो रिस्क फ्री एसेट में आपकी इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअल में नेगेटिव है. इसका मतलब rather than investing in risk free asset you are technically borrowing at risk free rate and you are investing more than 100%. ठीक है, 100% से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन द मार्केट पोर्टफोलियो. इसी को हम लोग लेवरेज पोर्टफोलियो या फिर बोरोड पोर्टफोलियो कह सकते हैं. सो बेसिकली ये सारी चीजें डिसाइड होती है कि आपका मार्केट पोर्टफोलियो आखिर है कहाँ. तो वापस चीजें अगर मैं रैप अप करूं तो जहां पे आपका एफिशिएंट
फ्रंटियर और CML का टेंजेंसी पॉइंट बन रहा है, वहां पे आपका मार्केट पोर्टफोलियो है, विच बेसिकली मींस दैट यू हैव 100% इन्वेस्टेड इन मार्केट पोर्टफोलियो एंड 0% इन्वेस्टमेंट इन रिस्क फ्री एसेट। वहीं पे उसके लेफ्ट में अगर आप होगे तो आपका लेंडिंग पोर्टफोलियो है, यानी कि आप थोड़ा पैसा रिस्क फ्री रेट में भी लगा रहे हो और थोड़ा पैसा आप मार्केट पोर्टफोलियो में लगा रहे हो। और वहीं पे आपका बोरोड पोर्टफोलियो जो होगा वो ये बताएगा दैट यू हैव टेक्निकली बोरोड सम अमाउंट एट रिस्क फ्री रेट एंड इन्वेस्टेड द रिमाइंडर, यानी कि 100% से ज्यादा इन द मार्केट पोर्टफोलियो। सो ये है ओवरऑल सिचुएशन जो मेरे को समझानी थी। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वर्सेस एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इन दोनों के बीच का अंतर ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अगर हम किसी बेंचमार्क को बस मिमिक करने के लिए बैठे हुए हैं, हम सिर्फ बेंचमार्क जैसा एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। वहीं पे अगर हम बीट करना चाहते हैं एक बेंचमार्क को, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दैट इज क्लासिक एंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्निंग आउटकम सी में बहुत सारी बातें करने को। पहली बात जो करने को है वो है अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। तो बेसिकली देखो, अनसिस्टमैटिक रिस्क इज यूनिक डाइवर्सिफाइबल फर्म स्पेसिफिक रिस्क, यानी कि ये वो रिस्क है जिसे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर आपने एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर लिया, 30 से ज्यादा स्टॉक्स उसमें डाल लिए, देन हाई चांस है दैट यू विल डाइवर्सिफाई अवे ऑल द यूनिक और द फर्म स्पेसिफिक रिस्क विच इज ऑल्सो नोन एज अनसिस्टमैटिक रिस्क। वहीं पे भी सिस्टमैटिक रिस्क होती है वो रिस्क जिसे आप डाइवर्सिफाई कर ही नहीं सकते। दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्केट रिस्क और नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। सो अगर आपने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना भी लिया तो भी ये रिस्क तो आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। एंड ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग दैट योर टोटल रिस्क कॉन्स्टिट्यूट्स टू बोथ सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। एंड ये माना जाता है दैट आप अनसिस्टमैटिक रिस्क को खत्म कर सकते हैं इफ यू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो रियली वेल, बट सिस्टमैटिक रिस्क इज द रिस्क दैट यू कैन नॉट डाइवर्सिफाई। यही चीज आपको कंक्लूजन्स में भी देखने को मिलेगी। जैसे यहां पे ये बात लिखी हुई है कि हायर डिग्री ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता, इट इज नॉट रिवॉर्डेड। इसका मतलब will not be rewarded। इसका मतलब यह है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क अगर आप जानबूझ करके ले रहे हो, फर्म स्पेसिफिक रिस्क अगर आप जानबूझ करके ले रहे हो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। दूसरी बात, आप अगर ज्यादा सिस्टमैटिक रिस्क लोगे तो ऑब्वियसली हायर रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसी बात समझ सकते हैं हम कि अगर हम एसेट क्लासेस को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली इक्विटीज इज मच मोर रिस्की और एज कंपेयर टू मे बी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। सो ऑब्वियसली देयर इज हायर सिस्टमैटिक रिस्क देयर। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि जहां ज्यादा सिस्टमैटिक रिस्क होगा वहां पे ज्यादा रिटर्न भी होगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि ऐसा भी जरूरी नहीं है दैट रिस्किएस्ट स्टॉक विल नेसेसरली यील्ड द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न। वो इसलिए क्योंकि जब हम बात करते हैं रिस्क की तो उसमें सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक दोनों होता है। एंड इफ यू आर एबल टू डाइवर्सिफाई अवे ऑल द अनसिस्टमैटिक रिस्क, तो फिर हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न का उससे कोई कोरिलेशन नहीं बनता। यहां पे ये जरूर कहा जा सकता है दैट अगर किसी एसेट का सिस्टमैटिक रिस्क सबसे ज्यादा है तो पोटेंशियली उसका रिवॉर्ड सबसे ज्यादा हो सकता है। बट ऑब्वियसली दिस सेम स्टेटमेंट कैन नॉट बी पास्ड ऑन व्हेन वी आर ट्राइंग टू कोरिलेट टोटल रिस्क विद टोटल रिटर्न। एंड फाइनली यहां पे ये बात बोला गया है दैट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है किसी भी इंडिविजुअल सिक्योरिटी का, वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क पे ही डिपेंड करता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज आफ्टर ऑल यू कैन डाइवर्सिफाई दैट अवे एंड ऑब्वियसली इट मेक्स नो सेंस टू बी टेकिंग दैट रिस्क। ओके, लर्निंग आउटकम डी में आते हैं जहां पे हम अलग अलग टाइप के मॉडल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि मल्टी फैक्टर मॉडल्स हैं। ये मॉडल्स बेसिकली सर आपको ये ट्राई करने में या मैं बोल सकता हूं कोरिलेट करने में मदद करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स एक स्टॉक के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को ड्राइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई अलग अलग तरह के फैक्टर्स को लेकर के आप मल्टी फैक्टर मॉडल्स बना सकते हैं। ये पॉइंट या ये कॉन्सेप्ट लेवल 2 में आप भर भर के पढ़ोगे, अभी के लिए बस इसका एक बेसिक जानकारी इन्वॉल्व है। तो देखो, आप एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर मॉडल बना सकते हो जहां पे यू कैन ट्राई टू कोरिलेट सिक्योरिटी रिटर्न्स विद द इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में इन्फ्लेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। सो इफ यू आर ट्राइंग टू कोरिलेट योर सिक्योरिटी रिटर्न्स विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक फैक्टर्स, दैट बेसिकली मॉडल इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर मॉडल। देन वी हैव फंडामेंटल फैक्टर मॉडल। नाम से ही समझ में आ रहा है, हियर वी आर ट्राइंग टू रिलेट द सिक्योरिटी रिटर्न्स विद द अंडरलाइंग फंडामेंटल्स। सो ऐसे में कंपनी के फंडामेंटल्स, वेदर इट बी पीई, पीबी और एनी अदर रेशियोज, उस तरह के रेशियोज, ईपीएस एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जिसके साथ आप रिलेट कर सकते हो अपने स्टॉक मार्केट के
रिटर्न्स को। तो अगर आप स्टैटिस्टिकली ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं फंडामेंटल फैक्टर मॉडल्स। एंड देन वी हैव स्टैटिस्टिकल फैक्टर मॉडल्स एज वेल। नाउ स्टैटिस्टिकल फैक्टर मॉडल्स ना ही मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ रिलेट करते हैं और ना ही रिलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल्स, बट स्टिल दे ट्राई टू फाइंड आउट सम फैक्टर्स विच माइट बी ड्राइविंग और विच माइट बी कोरिलेटेड विद योर एसेट रिटर्न्स। तो यहाँ पे वो फैक्टर्स क्या होंगे नोबडी नोज, बट वी आर ट्राइंग टू रिलेट दैट। ऑब्वियसली इस तरह के रिलेशनशिप को प्लॉट करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स की मदद लेंगे। वी विल ट्राई टू establish relationship between two variables out of which one would be your security prices and other would be any factor। तो जब आप ऐसा कर पाओगे and you are trying to project your future returns with respect to the change in the factors that you are expecting, तो ऐसे में जो आप फैक्टर मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हो उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल फैक्टर मॉडल। बेसिकली मल्टी फैक्टर मॉडल्स में ये तीन मॉडल्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक, फंडामेंटल एंड स्टैटिस्टिकल। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि इसको डिटेल में पढ़ेंगे कब, तो मैं आपको बता चुका हूं लेवल 2 आ रहा है, चिंता क्या बात का है, लेवल 2 में सब डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट अप इज मार्केट मॉडल। वेल मार्केट मॉडल बेसिकली एक सिंगल इंडेक्स रिटर्न जनरेशन मॉडल है। ये बेसिकली आपको ये बताता है कि मार्केट के मुकाबले आपका स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, CAPM कैन बी एन एग्जाम्पल जहां पे आप एक मार्केट मॉडल प्रैक्टिस करते हो। यू बेसिकली ट्राई टू को रिलेट द सिक्योरिटीज रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू द मार्केट्स रिटर्न। तो दैट इज ऑल्सो अ मार्केट मॉडल एंड इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट बीटा रिस्क एंड टू कंप्यूट एबनॉर्मल रिटर्न्स। सो ये सब मार्केट मॉडल के बारे में कुछ बेसिक आइडिया जो मैं डेवलप करवा रहा हूं, हालांकि इस पे भी आप डिटेल में पढ़ोगे लेवल 2 पे। ओके, नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम ई। भैया बीटा क्या होता है जरा समझाएंगे? तो देखो बीटा समझाया मैंने बहुत बार, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी मैंने बहुत बार समझाया। बीटा इज बेसिकली अ रिस्क मेजर और ये सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है। तो जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो एंड इफ योर पोर्टफोलियो इज नॉट डाइवर्सिफाइड तो उस केस में वो टोटल रिस्क को मेजर कर रहा है। और टोटल रिस्क का मतलब आप जानते ही हैं, उसमें सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों फॉल करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बीटा की बात करूं तो वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क या फिर जिसे आप आम भाषा में नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं, इन दोनों को या इन्हीं चीजों को वो कैप्चर करता है। सो बीटा कैप्चर्स ओनली सिस्टमैटिक रिस्क। दूसरा, क्या भैया बीटा जीरो हो सकता है? ऑब्वियसली बीटा कैन बिकम जीरो, बट अगर बीटा जीरो हो गया इसका मतलब ये होगा दैट द रिटर्न ऑफ द एसेट्स कैन नॉट बी कोरिलेटेड विद द मार्केट मूवमेंट्स। इसका मतलब मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है तो यू कैन नॉट क्लियरली से कि स्टॉक में क्या होगा। सो देयर इज बेसिकली नो कोरिलेशन एट ऑल बिटवीन मार्केट मूवमेंट्स एंड द स्टॉक रिटर्न्स। क्या भैया नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकता है? यस, एकदम हो सकता है। ज्यादातर स्टॉक्स की जो बीटा होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, मार्केट नीचे जाएगा तो स्टॉक्स नीचे जाएंगे। हाउएवर अगर बीटा नेगेटिव हो जाए तो ऑपोजिट मूवमेंट्स नोटिस की जाती है। सो ऐसे में अगर मार्केट्स बढ़ेंगे तो स्टॉक्स घटेंगे या मार्केट्स घटेंगे तो स्टॉक्स बढ़ेंगे। हालांकि ऐसे एग्जांपल्स रियल लाइफ में कम ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन। ये बेसिकली आपका CAPM नहीं, ये CAPM नहीं है, SML है। लेकिन इसमें अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज है, सिक्योरिटीज कैरेक्टरिस्टिक लाइन में बेसिकली आप एक्सेस रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी को कोरिलेट करना चाहते हो विद एक्सेस रिटर्न ऑन द मार्केट के साथ में, यानी कि RI माइनस RF को आप रिलेट करना चाहते हो RM माइनस RF के साथ में। आपको बस इतना ध्यान देना है कि इसका जो इंटरसेप्ट टर्म है वो है अल्फा एंड इसका जो स्लोप है वो है बीटा। इसके अलावा और कुछ भी इसमें जानकारी रखने की दरकार नहीं है। हाँ, डेफिनेटली आप इसके इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन को याद रखिए। इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे याद रखने का नहीं है। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम F। वेल लर्निंग आउटकम F में क्या क्या है? लर्निंग आउटकम F में सबसे पहले CAPM का आपके सामने इक्वेशन है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मेरा है यूट्यूब पे। अगर आप पूरा इंटरेस्टिंग एक कहानी के रूप में CAPM को समझना चाहते हैं आप जरूर वहां से जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अजम्पशंस ऑफ CAPM मैंने यहाँ पे वापस नहीं डाला उन चीज़ों को, बट ऑब्वियसली मेरे नोट्स में है पहले से, तो आप वो ज़रूर पढ़िएगा बिकॉज थियोरेटिकल क्वेश्चंस कैन बी सेट फ्रॉम हियर। सो मैंडेटरी है अजम्पशंस ऑफ CAPM ज़रूर से पढ़ें। इसके अलावा CAPM को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो उसे हम कहते हैं SML। और सिक्योरिटीज मार्केट लाइन का ये इक्वेशन कैसे डिराइव होता है? बहुत आसान है। यू आर टेकिंग रिस्क फ्री रेट हियर, यू आर टेकिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न हियर एंड कोवेरियंस हियर, करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है दैट आप जहाँ पे आपका मार्केट पोर्टफोलियो है वहां पे अगर आप नीचे तक आओगे तो आपको अपना वेरिएंस ऑफ मार्केट मिल जाएगा एंड इसके अलावा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट भी मिल जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप इसके ऊपर हो तो यहाँ पे मतलब बनता है दैट बीटा इज ग्रेटर देन 1
बीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड अगर आप इसके नीचे हो तो फिर आपका बीटा इज लेस देन 1. वेट अ मिनट, मैं ऐसे ही अंदाजे से बोल रहा हूँ, मैं अभी भी इसमें श्योर नहीं हूँ, लेकिन यस, दिस इज द मार्केट पोर्टफोलियो. सो दिस बेसिकली मीन्स दैट यू आर मेकिंग जस्ट इक्वल टू द मार्केट पोर्टफोलियो. एंड अगर आप इसके ऊपर हो तो देन यू आर मेकिंग मोर what to say, you are making more returns. That basically means that आपका बीटा ज्यादा होगा. So obviously ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा और कम रिस्क लोगे तो कम रिटर्न मिलेगा. This is what the securities market line teaches us. इसको आप बीटा से रिलेट कर सकते हैं. If beta is in the positive territory, ठीक है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं उसको, या फिर बीटा इज ग्रेटर देन 1 तो उस केस में हम बोलते हैं दैट यू आर टेकिंग मोर रिस्क एज कंपेयर टू मार्केट, तो आपको रिटर्न उससे ज़्यादा मिलेगा एंड रिस्क भी ऑब्वियसली ज़्यादा है. एंड इफ बीटा इज लेस देन 1 तो उसका मतलब हो गया कि आपका मार्केट के साथ में उल्टा आंकड़ा है, वो तो यहाँ पे खैर प्लॉटेड भी नहीं है. चलो, इसका बात हो गया अपना कंप्लीट सिक्योरिटीज मार्केट लाइन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम जी. लर्निंग आउटकम जी में क्या क्या चीजें हैं सर? CAPM का कुछ नहीं, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है यहाँ पे. बहुत ही आसान है. अगर आपका रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 10% है, रिस्क फ्री रेट 4% है, बीटा इज 1.2, देन RE कैसे कैलकुलेट होगा? 11.2% यहाँ पे शो किया गया, विच आई थिंक इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. फिर लर्निंग आउटकम एच है. लर्निंग आउटकम एच में बात हो रही है कि भाई फॉरकास्टेड रिटर्न्स और आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में आपको कोई ताल्लुकात नजर आए तो कैसे आपको रिएक्ट करना चाहिए. सो देखो, बहुत सिंपल है. अगर आपने मान लो कोई स्टॉक पे CAPM की एनालिसिस की है एंड आपका रिक्वायर्ड रेट आ रहा है 13%, करेक्ट. नाउ इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द स्टॉक विल मेक मच मोर, योर फॉरकास्टेड रिटर्न इज मोर देन 13%, तब आप क्या करेंगे? नेचुरली हम उस शेयर को खरीद लेंगे. वहीं पे अगर उल्टा हो जाए, इफ यू आर फॉरकास्टिंग दैट अ स्टॉक विल ग्रो बाय अबाउट ओनली 10%, तब आप क्या करोगे? बिकॉज योर रिक्वायरमेंट इज 13%. अगर फॉरकास्टेड रिटर्न उससे कम हो तो ऑब्वियसली आप या तो सेल कर दोगे या तो शॉर्ट सेल कर दोगे. एंड वहीं पे अगर आपका फॉरकास्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न दोनों के आसपास हो जाए तो फिर आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो या होल्ड भी कर सकते हो. इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी एक्सिस्टिंग पोजीशंस क्या है. सो ये है बेसिक आइडिया अबाउट लर्निंग आउटकम एच एज वेल. इसके अलावा लर्निंग आउटकम आई में कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेंसन अल्फा एंड एम स्क्वायर्ड. ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए. आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर दीज फॉर्मूलाज क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं. यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन आउट ऑफ, मतलब वन क्वेश्चन नॉट ऑफ ईच, बट हाँ, इनमें से मिलाकर के कोई एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है. तो इनके बीच में जरूर से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हुए रहें कि इनमें फॉर्मूले क्या है. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दीज फॉर्मूलाज बट आई हैव रिटन इट डाउन. सो डेफिनेटली इनको प्रैक्टिस करके जाएं एग्जाम के लिए. सो दैट इज इट एंड आई थिंक दैट इज इंटायरली कवरिंग अप दिस इंटायर रीडिंग. हमने कोई भी लर्निंग आउटकम यहाँ पे स्किप नहीं किया, बट ऑब्वियसली कई चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा गहराई में टच नहीं किया है. बट आई होप आपका कम समय में पूरा समरी हुआ होगा. लाइक, शेयर, कमेंट जैसा आप हमेशा करते हैं ज़रूर करें. सब्सक्राइब करें चैनल को और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट अवर वीडियो कोर्सेज. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.